नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में अपने नीति निर्देशक तत्व के महत्व और उनके क्रियान्वयन के उदाहरण देखे थे। आज हम मूल अधिकारों में वे नीति निर्देशक तत्व में अंतर यानी इन दोनों में आपस में जो क्या संबंध है इसमें वो देखेंगे। इसके बाद में हम हमारे जो मूल कर्तव्य उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो मूल अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर को देखते हैं हम। तो सबसे पहले जो अंतर आता है वह है मूल अधिकार। जो मूल अधिकार है वह वाद योग्य है। मूल अधिकार वाद योग्य है, लेकिन राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वह वाद योग्य नहीं है। यानी कि जो मूल अधिकार है वह न्यायालय में वाद के योग्य है। इनको लेकर कोई भी नागरिक न्यायालय में जा सकता है कि मेरे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, अगर राज्य की सरकार उनके अनुसार नियम कानून नहीं बनाती है तो कोई नागरिक न्यायालय में नहीं जा सकता है कि राज्य सरकार इन नीति निर्देशों का पालन नहीं कर रही है। तो मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्व में पहला अंतर जो हमें देखने को मिलता है वह है मूल अधिकार वाद योग्य है। मूल अधिकार वाद योग्य है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है। अगला जो अंतर हमें देखने को मिलता है वह है मौलिक अधिकार नागरिकों के कानूनी अधिकार है। मौलिक अधिकार है जो हमारे मूल अधिकार है वह हमारे कानूनी अधिकार है, संविधान द्वारा हमें प्राप्त अधिकार है। तथा नीति निर्देशक तत्व है वह समाज के नैतिक बंधन है। इसका मतलब यह हुआ कि मौलिक अधिकारों को लेकर हम जब न्यायालय में जाता है तो यह हमें संविधान से प्राप्त मूल अधिकार है, वो कानूनी रूप से बाध्य है, सरकार को ऐसा करना ही पड़ेगा। लेकिन नीति निर्देशक तत्व है वह सरकार के लिए बाध्य नहीं है, फिर भी उनके लिए क्या है, नैतिक बंधन है। नागरिकों का जनमत की जो शक्ति है कि सरकार को इन्हें लागू करने के लिए एक तरह से बाध्य करती है। तो मौलिक अधिकार नागरिकों के कानूनी अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वह सरकार के समाज के नैतिक बंधन है। अगला जो अंतर हम देखने को मिलता है वह है मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार है। जो मूल अधिकार है वो नागरिकों के हमारे क्या है, व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति विशेष के लिए यह अधिकार है। जबकि नीति निर्देशक तत्व है वह राज्य की जो नीतियों को निर्धारण करने के पथ प्रदर्शक है। यानी कि जो राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व है वह राज्य सरकार को रास्ता दिखाती है। क्या करती है, रास्ता दिखाती है कि सरकार को किस प्रकार के नियम कानून बनाने हैं। उनका रास्ता कौन दिखाते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार है और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वह सरकार को नीतियाँ निर्धारण करने के लिए यानी कानून बनाने के लिए, नियम बनाने के लिए उनको रास्ता दिखाते हैं। तो मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार है, लेकिन निर्देशक तत्व राज्य के नीतियों के निर्धारण के पथ प्रदर्शक है। इससे अगला अगर हम चौथा अंतर देखते हैं तो आता है मौलिक अधिकार है, जो मूल अधिकार है वह राजनीतिक लोकतंत्र के प्रतीक है। यानी मूल अधिकार है वह राज्य के अंदर राजनीतिक सत्ता को लोकतांत्रिक रूप से बनाए रखने के प्रतीक है। वह राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करवाते हैं। लेकिन राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना
करते हैं। यानी कि जो समाज के अंदर सामाजिक स्थिति है लोगों में आपस में, और जो आर्थिक स्थिति है उनमें एक तरह से लोकतांत्रिक भावना का विकास करते हैं। कौन? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जबकि मौलिक अधिकार है वे राजनीतिक लोकतंत्र, सरकार की राजनीतिक स्थिति है उनको लोकतांत्रिक रूप से प्रकट करने की व्यवस्था करते हैं। अगला अंतर जब हम देखते हैं तो आता है कि मूल अधिकार है वो नकारात्मक है। मूल अधिकार क्या है? नकारात्मक है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मूल अधिकार है वह सरकार को क्या करता है? रोकता है। मूल अधिकार क्या करता है? सरकार को रोकता है। यानी कि मूल अधिकार नागरिकों के वह अधिकार है जब सरकार कोई कानून बनाती है, सरकार कोई कानून बनाती है, सरकार कानून बनाती है और वह कानून मूल अधिकारों का हनन करता है, इनका उल्लंघन करता है, हनन या उल्लंघन करता है, तो न्यायालय द्वारा उन कानूनों को क्या कर सकती है? निरस्त कर सकती है। न्यायपालिका उनको क्या कर सकती है? निरस्त करती है। यानी कि ये सरकार को ऐसे कानून बनाने से रोकती है जो मूल अधिकारों का हनन करती है। तो ये एक प्रकार से नकारात्मक है। जबकि नीति निर्देशक तत्व है वह सकारात्मक है। नीति निर्देशक तत्व है वह सरकार को कानून बनाने के लिए रास्ता दिखाती है। इसका मतलब यह कानून बनाने के रास्ते है, कानून बनाने के रास्ते। जबकि मूल अधिकार कानून बनाने पर रोक लगाते हैं कि वो उस प्रकार के कानून नहीं बना सकती है जो नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करते हैं। अगला जब अंतर हम देखते हैं तो मूल अधिकार न्यायोचित है। मूल अधिकार क्या है? न्यायोचित है, जबकि नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित है, गैर न्यायोचित है। इसका मतलब है कि मूल अधिकारों को लेकर हम न्यायालय जा सकते हैं और वहां से हम न्याय प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब यह क्या है? न्यायोचित है। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वे गैर न्यायोचित है। यानी नीति निर्देशक तत्व की अगर सरकार पालना नहीं करे तो हम नागरिक न्यायालय नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब यह क्या है? गैर न्यायोचित है। अगला अंतर देखते हैं हम, तो मूल अधिकार व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। किसको प्रोत्साहित करते हैं? व्यक्ति विशेष के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए मूल अधिकार उसके प्रोत्साहन का कार्य करता है कि उसको किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। जबकि नीति निर्देशक तत्व वे समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, पूरे समाज को, पूरे वर्ग को कल्याण की बात ये करते हैं। तो व्यक्तिगत कल्याण को प्रस्तुत करते हैं मूल अधिकार और समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं नीति निर्देशक तत्व है। अगर अब इन सभी अधिकारों को हम एक ही सारणी के अंदर से देखते हैं तो इस प्रकार की सारणी बनाते हैं। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर, अगर प्रश्न आ जाए 4 नंबर का या छोटा प्रश्न कोई भी 2 अंतर बताइए, 4 अंतर बताइए, प्रश्न आ जाएगी मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है, तो हम इस प्रकार की सारणी बनाकर एक बढ़िया सा उत्तर दे सकते हैं। जैसे मूल अधिकार एक तरफ लिख देते हैं और एक तरफ लिख देते हैं नीति निर्देशक तत्व। तो पहला अंतर हो जाता है मूल अधिकार वाद योग्य है, नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। मूल अधिकार नागरिकों की कानूनी अधिकार है, जबकि राज्य की नीति निर्देशक समाज के नैतिक बंधन है। मूल अधिकार व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है राज्य की नीतियों के निर्धारण के पथ प्रदर्शक है। मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के प्रतीक है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक है। मूल अधिकार नकारात्मक है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है। मूल अधिकार न्यायोचित है, जबकि
नीति निर्देशक तत्व गैर न्यायोचित है। सातवां अंतर है व्यक्तिगत कल्याण के लिए मूल अधिकार प्रोत्साहित करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व समुदाय के कल्याण के लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं। तो इस प्रकार की एक सारणी बनाकर एक बढ़िया सा उत्तर हम मूल अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर को प्रकट करने वाले तुलनात्मक सारणी बना सकते हैं। अब आगे इसके अंदर संबंध की बात करते हैं। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या संबंध है, तो इसके संबंध को अगर हम देखते हैं तो संविधान, जो भारतीय संविधान, भारत का जो संविधान है उस संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्रश्न पूछा जाता है बहुत बार कि मूल अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में वर्णित है। तो भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित है। अगला अंतर रहता है कि संविधान निर्माताओं ने इन दोनों भागों को एक दूसरे का पूरक बताया है। क्या बताया है? यानी एक के बिना वह दूसरा अधूरा है, एक के बिना दूसरा पूरा नहीं हो सकता, एक दूसरे के क्या है? पूरक है। तो संविधान निर्माताओं ने इन दोनों को आपस में एक दूसरे का पूरक बताया है। ये सम्मिलित रूप से यानी दोनों आपस में जुड़कर क्या है? लोक कल्याणकारी लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना निर्माण में योजना प्रस्तुत करते हैं। यानी एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में ये सहायक होते, दोनों सम्मिलित रूप में जब देखते हैं। तो आगे जब देखते हैं, एक बार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश राजेंद्र गडगर ने इनके बारे में कहा कि दोनों भागों को यदि गतिरोध हो, आपस में दोनों में अगर किसी प्रकार से गतिरोध हो जाए कि कोई नीति निर्देशक तत्व को लेकर सरकार कानून बनाए और वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करे, तो इस स्थिति में क्या हो? तो न्यायाधीश गडकरी ने कहा कि दोनों में यदि गतिरोध हो तो न्यायालय को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि दोनों में सामंजस्य स्थापित हो। यानी अगर नीति निर्देशक तत्व के तहत बनाए हुए कानून अगर मूल अधिकारों का हनन करे तो उस समय न्यायपालिका को इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि दोनों में आपस में सामंजस्य स्थापित हो जाए। इसके बाद में 1967 में गोलकनाथ और पंजाब राज्य को लेकर एक सुप्रीम कोर्ट में विवाद गया। तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारों को सर्वोच्च है, अधिकार क्या है? मूल अधिकार है, वो सर्वोच्च है, उनसे ऊपर कोई भी नीति कानून नहीं हो सकता। एवं जो संसद है, सरकार है, उनमें संशोधन नहीं कर सकती, यह असंशोधनीय घोषित कर दिया। किस मामले में? गोलकनाथ मामले में। तो प्रश्न आ जाए कि 1967 के गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? तो उसके अंदर यह डिसीजन दिया कि जो मूल अधिकार है वह सर्वोच्च है तथा उसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती, यह असंशोधनीय है, इनमें बदलाव नहीं कर सकती है। इसके बाद में और बार बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर जाते रहे। 1973 में फिर से एक आज तक की सबसे बड़ी कोर्ट भारत की सुप्रीम कोर्ट के अंदर बैठी थी, 11 जजों की यह पीठ थी, जिसके अंदर केशवानंद भारती जो केरल के थे वे एक वाद लेके गए इससे संबंधित मूल अधिकारों से संबंध में। तो उसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषित किया कि संसद द्वारा संविधान में किसी भी भाग में परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि जो संसद है वह संविधान का किसी भी भाग में, चाहे मूल अधिकार हो चाहे कोई भी भाग हो, उसमें परिवर्तन कर सकती है, उसमें संशोधन किया जा सकता है। किंतु संविधान का जो मूल ढांचा है, जो मूल भावना संविधान निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया तो जो मूल भावना संविधान के अंदर सम्मिलित की थी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो 1973 के केशवानंद भारती मामले में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसका मूल ढांचा है, मौलिक जो ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती है। और ये मूल ढांचा क्या है, इसके बारे में जब सुप्रीम कोर्ट से प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मूल ढांचे के बारे में समय समय पर न्यायपालिका द्वारा बताया जाएगा, यानी उसको परिभाषित
नहीं किया गया, कौन सी चीज़ मौलिक ढांचे में आएगी, मूल ढांचे में आएगी, उसके बारे में न्यायपालिका ने कहा कि समय समय अनुसार न्यायपालिका इसके बारे में बताती रहेगी। आगे बाद में और इसके विवाद होने पर जब मूल ढांचे को परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इस प्रकार का न्यायपालिका द्वारा आदेश सुनाया गया, तो 42वां संविधान संशोधन किया गया। संविधान के अंदर एक संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन। तो उसके अंदर कहा गया कि 42वां संशोधन नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकार पर वरीयता दी गई। इसके अंदर यह कहा गया कि नीति निर्देशक तत्व को लेकर अगर सरकार कोई कानून बनाएगी और वो अगर मूल अधिकार का हनन करता है तो भी इस प्रकार का सरकार कानून बना सकती है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों से भी उच्च है। किंतु बाद में मिनर्वा मिल्स एक कंपनी थी जिसको सरकार ने राष्ट्रीयकृत घोषित कर दिया गया था, उस कंपनी को ने न्यायालय के अंदर वाद दायर किया और उस मिनर्वा मिल्स मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाले वाद में उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों की सर्वोच्चता को समाप्त कर दिया। जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरकार ने घोषित किया कि नीति निर्देशक तत्व उच्च है और मूल अधिकार निम्न है, तो मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या किया, खारिज कर दिया और कहा कि क्या नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों से उच्च नहीं है, उसको समाप्त कर दिया। कर यह स्पष्ट कर दिया कि संविधान में संशोधन करने की संसद की जो शक्ति है वह असीमित नहीं है, यानी कि संविधान के अंदर संशोधन करने की जो शक्ति है सरकार की वो सीमित है, संपूर्ण संविधान के अंदर वो संशोधन नहीं कर सकती है। वे मूल ढांचे के अंदर जो 1973 का केशवानंद भारती मामले के अंदर जो मूल ढांचे का आदेश के बारे में बताया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार से यह आगे वाद चलते रहे। वर्तमान में जो न्यायपालिका द्वारा मूल अधिकारों की व्याख्या नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में की जा रही है, यानी मूल अधिकार कौन सा लागू होगा, कब तक लागू रहेगा, कौन से नीति निर्देशक तत्व रहे, तो इस दोनों की व्याख्या आपस में न्यायपालिका करती है। क्योंकि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि क्या है, पूरक है। इसका मतलब इन दोनों को ही साथ साथ लेकर चलना जरूरी है। ऐसा भी नहीं कि मूल अधिकार है तो अब नीति निर्देशक तत्व को लेकर कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता है, उन पर रोक लगा दी जाएगी, और ऐसा भी नहीं है कि नीति निर्देशक तत्व के तहत बनाए हुए सारे के सारे कानून लागू हो गए चाहे वे मूल अधिकारों के उल्लंघन ही क्यों न करें। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था की गई तो उसमें कहा गया ये दोनों एक दूसरे के पूरक है और इन दोनों के बीच में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखने का कार्य न्यायपालिका द्वारा बार बार किया जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं भारतीय संविधान के अंदर उल्लेखित मूल कर्तव्यों के बारे में। नागरिकों के मूल अधिकार हमने पढ़े, राज्य की नीति निर्देशक तत्व पढ़े, लेकिन नागरिकों के मूल कर्तव्य भी संविधान द्वारा निर्धारित किए गए हैं। मूल अधिकार व कर्तव्य में विशिष्ट संबंध है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से संबंधित है। बिना अपने कर्तव्य को पालन किए हुए हम अपने मूल अधिकारों का ग्रहण करते हैं, वो उचित नहीं है। अगर आप अपने मूल अधिकारों की प्राप्ति या मूल अधिकारों को चाहते हैं तो हमें अपने मूल कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ेगा। अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के पूरक है। एक व्यक्ति के कर्तव्य दूसरे व्यक्ति के अधिकार बन जाते हैं। अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो ही अगले व्यक्ति को अपने मूल अधिकार प्राप्त होंगे। इसलिए सभी नागरिकों को अपने मूल कर्तव्यों का भी साथ साथ में पालन करते रहना चाहिए कि हमारे अधिकार व्यवस्थित रूप से बने रहे। अतः कर्तव्यों की अनुपस्थिति में अधिकारों की कल्पना ही संभव नहीं की जा सकती। अगर हम अपने कर्तव्यों को पूर्ण नहीं करते हैं और सिर्फ अधिकारों की चाहत रखते हैं तो ऐसा संभव नहीं है। भारत का संविधान जो
26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 नवंबर 1950 को जो लागू हुआ था, में भारतीय नागरिकों के लिए सिर्फ मूल अधिकार थे, सिर्फ मूल अधिकार थे। मूल कर्तव्यों का उल्लेख उसके अंदर नहीं था, मूल कर्तव्यों का उसके अंदर उल्लेख नहीं था। लेकिन 1976 में 42वां जो संविधान संशोधन हुआ, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। कब? 1976 में कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन जो हुआ करके यह अनुभव किया गया कि नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संविधान के अंदर भाग 4 के में अनुच्छेद 51 के में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। कौन से अनुच्छेद में? 51 के में। और भाग कौन सा? 4 के। भाग कौन सा? 4 के। अनुच्छेद कौन सा? 51 के। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 के में अनुच्छेद 51 के में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 86वां संविधान संशोधन किया गया इसके बाद में 2002 में के आधार पर अनुच्छेद 51 के में जो 10 मूल कर्तव्य जिसके अंदर जोड़े गए को संशोधित किया गया और उसके अंदर एक और मूल कर्तव्य 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। यानी कि वर्तमान के अंदर भारतीय संविधान के अंदर नागरिकों की जो मूल कर्तव्यों की संख्या है वो 11 है। वर्तमान में भारतीय संविधान के अंदर मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। 1950 के अंदर भारत का संविधान जब लागू हुआ तो उसमें मूल अधिकार कितने थे? 0। सर्वप्रथम भारतीय संविधान के अंदर जो मूल कर्तव्य जोड़े गए वो कब जोड़े गए? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। कितने? 10। अभी कितने हैं? 11। 11वां कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। वर्तमान में संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य है। कितने कर्तव्य हैं? 11। उल्लेख किया गया 11 मूल कर्तव्य का, जो भारत के प्रत्येक नागरिकों के कर्तव्य यह होगा। 11वां अनुच्छेद छोड़ने के बाद में जो 11 जो मूल कर्तव्य है वो इस प्रकार है। पहला मूल कर्तव्य है, आपने सबने देखा ही हो कि प्रत्येक किताब के पीछे मूल कर्तव्य लिखे हुए होते हैं। तो एक बार इनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं कि उनके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है एक एक बात को। तो पहले ही मूल कर्तव्य में लिखा हुआ है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। तो यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट, राष्ट्रगान लिखा हुआ, राष्ट्रगीत इसके अंदर नहीं है। क्या नहीं है? राष्ट्रगीत। प्रश्न आता है कभी कभी कि मूल कर्तव्य में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रगान का आदर करें, राष्ट्रगीत का आदर करें, राष्ट्रध्वज का आदर करें और संविधान की संस्थाओं का आदर करें। तो इसका उत्तर क्या होगा? राष्ट्रगीत उसके अंदर उल्लेखित नहीं है। अगले मूल कर्तव्य में के अंदर क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उनको प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए करें। उनको संजोकर हमें हृदय में रखना चाहिए। जो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित करने वाले तत्व थे, जो आदर्श थे, उनको हमें संजोकर रखना चाहिए। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखे, इनको टूटने ना दे, देश की रक्षा करे और आह्वान हो जाए देश की रक्षा का, तो आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा हमें करनी चाहिए। भारत के सभी लोगों को में समरसता और सम्मान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे हो। ऐसी संस्थाओं का, प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी इस प्रकार की प्रथाएं जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो उनको हमें त्याग करना चाहिए। हमारे समन्वित जो संस्कृति है, सम्मिलित जो संस्कृति है कि गौरवशाली परंपराओं का महत्व को हमें समझना चाहिए और उसका परिरक्षण करना चाहिए।
प्राकृतिक पर्यावरण के जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव है की रक्षा करनी चाहिए तथा उसके संवर्धन यानी उसकी वृद्धि के लिए तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव हमें रखना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कैसा दृष्टिकोण? वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें बनाए रखना चाहिए। मानवतावाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का हमारे अंदर विकास होना चाहिए। अगला जो मूल कर्तव्य है वह है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे, यानी इस प्रकार के जो भी कार्य जो हिंसा फैलाते हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए। अगला, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, यानी अपने खुद का और सामूहिक रूप से सभी क्षेत्रों के अंदर उत्कर्ष यानी अच्छे से अच्छा करने का प्रयास हमें करना चाहिए तथा राष्ट्र को निरंतर बढ़ते हुए प्रगति व उत्कर्ष की नई ऊंचाइयों को छू ले, यानी हमारा देश का इससे विकास हो सके, बहुत ही ज़्यादा उन्नति हमारा राष्ट्र कर सके, इस प्रकार के कार्य हमें करने चाहिए। 11वां अंतिम मूल कर्तव्य जो है, जो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 के अंदर संविधान के अंदर जोड़ा गया था, वह है कि माता पिता और अभिभावक संरक्षक का ये कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों को, जब तक 6 से 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेता तब तक अपने बच्चे को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश करवाए और उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करावे। अगर अभिभावक अपना ये कर्तव्य पूरा करेंगे, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश कराएंगे, तो ही जो शिक्षा का जो मूल अधिकार है वो हमें प्राप्त हो पाएगा। अगर इनके आगे हम मूल अधिकारों की आलोचना की बात करते हैं, तो आलोचना इसके बारे में जब हम देखते हैं तो सबसे बड़ी बात यह आती है कि इनके उल्लंघन, जब हम अपने जो मूल कर्तव्य है इनका उल्लंघन करते हैं तो इनके लिए कोई भी दंड की व्यवस्था नहीं है। अगर कोई व्यक्ति है वो अपने बच्चे को शिक्षण संस्था में प्रवेश नहीं करवाता है तो इसके लिए किसी प्रकार की दंड की व्यवस्था नहीं है। संविधान का पालन कोई नहीं कर रहा है तो अगर वो कानूनी रूप से गलत कार्य कर रहा है तो दंड की व्यवस्था है, लेकिन संविधान के नीति मूल कर्तव्य के अनुसार उसके अंदर किसी प्रकार के उनका उल्लंघन करने पर कोई भी दंड की व्यवस्था नहीं है। और यह अत्यधिक आदर्शवादी है। 11 मूल कर्तव्य हम जब पढ़ते हैं तो इसके अंदर इतने आदर्शवादी है कि जैसे ऐसे करने से पता नहीं क्या हो जाएगा, सबसे स्वर्ग सा बन जाएगा देश, इतने आदर्शवादी ये है। नमस्कार।